करुणा की सागर को धार बना के तुम भी लहरों से हुंकार भरो। अबला नहीं हो तुम नारी, इस बात का अभिमान करो। अबला नहीं हो तुम नारी, इस बात का अभिमान करो। तो महिलाओं से जुड़े कानून मुख्य सेविका भर्ती 2022 की परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि इसमें आपका घरेलू हिंसा, महिलाओं और बालकों से जुड़े अपराध जैसे विषय शामिल हैं। ऐसे ही तो कहीं पर भी नहीं लिखा कि महिलाओं से जुड़े कानून पूछे जाएंगे, लेकिन आपको अपनी पूरी तैयारी करनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो अच्छी तैयारी के लिए अच्छा होगा कि आप महिलाओं से जुड़े कानून को भी एक बार देख लें कि संविधान में क्या प्रावधान है और जो आईपीसी सीआरपीसी है उनमें क्या प्रावधान है। अभी कोई भी नया कानून नहीं आया है, जितने कानून हैं सभी पुराने हैं और उनको ही आपको पढ़ना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो ये रही बात आपके महिलाओं से जुड़े कानूनों के बारे में। और आज आपका शिक्षक दिवस है, तो शिक्षक दिवस पर आप सभी अभ्यर्थियों के लिए मैं एक ऑफर लेकर आया हूं। देखिए, हो सकता है सभी के पास पैसे ना हो उतने कि वो अपना पीडीएफ से जुड़ सकें, और अब समय भी कम बचा है और किसी के साथ ऐसी स्थिति ना हो। इसके लिए अब आपको पीडीएफ बैच मात्र 154 रुपये में मिल जाएगा अगर आप आज जुड़ेंगे। परीक्षा आपकी 24 सितंबर को होनी है। अभी भी आपके पास 15 से 18 दिनों का समय है, इस समय का सदुपयोग करिए। अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके इस बैच से जुड़ने की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको अच्छी तैयारी करनी है, और अच्छी तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप लगन के साथ पढ़ें। और मेरा आपसे फिर से एक बार निवेदन है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने सिलेबस को पढ़ें, अपने सिलेबस को समझें, ताकि आपको सिलेक्शन की गारंटी मिल सके, सिलेक्शन की जो खुशबू है आपको आ सके। तो सिलेक्शन पक्का करना है तो जितना ज़्यादा हो सके सिलेबस को रिवीजन करिए, सिलेबस के टॉपिक्स को पढ़िए और अपना सिलेक्शन पक्का करिए। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कोई मन में डाउट है, कोई प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और तक चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज का ये टॉपिक। तो इससे पहले कि आपका टॉपिक शुरू किया जाए, आज का आपका प्रश्न है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो बात करते हैं भारत में महिलाओं से जुड़े कानूनों के बारे में। महिला सशक्तिकरण का सीधा संबंध महिलाओं के अपनी संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकारों के प्रति चेतना स्तर से जुड़ा हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि महिला सशक्तिकरण का सीधा संबंध उससे है कि जब महिलाएं, उनको जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं, जो वैधानिक अधिकार मिले हैं, उसके प्रति वो सचेत हैं, चेतन मन से उनको स्वीकार करती हैं कि नहीं है। क्लियर है आपको। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी के नेतृत्व में महिला उत्थान आंदोलन चलाए गए, लेकिन स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक से मानी जाती है। क्लियर है आपको। यह भूमिका आप पढ़ रहे हैं, कानून 2 मिनट बाद आप पढ़ेंगे। क्लियर है आपको। और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको लगातार पूरी तैयारी कराई जाएगी, बिल्कुल गारंटी के साथ, जिससे आपको सफलता मिल सके आने वाली परीक्षाओं में। 1967 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव समाप्ति से संबद्ध घोषणा एवं सदस्य देशों ने अपने देशों की महिला परिस्थिति पर प्रतिवेदन की अनुशंसा पर 1971 में, देखिए बात करिएगा 1971 में, ठीक है, भारत सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री फूल रेणु गुहा के नेतृत्व में भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति का गठन किया गया। क्लियर है आपको। तो भारत में महिलाओं की स्थिति पर पहली समिति का गठन कब हुआ? 1971 में हुआ। कौन थे मंत्री? समाज कल्याण राज्य मंत्री फूल रेणु गुहा के नेतृत्व में। क्लियर है आपको। इस समिति ने 1974 में अपना प्रतिवेदन टुवार्ड्स
इक्वलिटी सरकार को प्रस्तुत किया। 1974 में इन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसका टाइटल था टुवर्ड्स इक्वलिटी, यानी कि समानता की ओर। स्वाधीन भारत में महिलाओं की प्रस्थिति पर यह पहला विस्तृत प्रतिवेदन था। समिति के प्रतिवेदन में सामाजिक विधान कानूनों में यथेष्ट संशोधन, समन्वय, संप्रेषण एवं क्रियान्वयन के लिए विभिन्न अभिकरणों की आवश्यकता तथा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर महिला आयोग की स्थापना को भी रेखांकित किया गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर महिला आयोगों की स्थापना को रेखांकन सर्वप्रथम किसमें हुआ? तो जो महिलाओं के लिए समिति गठित की गई थी 1971 में, उसने 1974 में अपना प्रतिवेदन दिया टुवर्ड्स इक्वलिटी। इसके आधार पर महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग की स्थापना का जिक्र किया गया। इन प्रयासों के अंतर्गत संसद ने सन 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया एवं सन 2001 में महिला सशक्तिकरण के लिए एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई। क्लियर आपको? सन 2001 में क्या किया गया? महिला सशक्तिकरण के लिए एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ साथ महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्ति हेतु सभी क्षेत्रों में, विशेषकर राजनीतिक निर्णय निर्माण की प्रक्रिया के सभी प्रक्रमों तक महिलाओं की पहुंच एवं सहभागिता को सुनिश्चित करना है। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी, इसमें से छोटी छोटी जानकारियां आपको छांटनी होंगी। अब बात करेंगे भारतीय संविधान एवं महिला सशक्तिकरण। तो भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेद हैं जो महिलाओं के प्रति समानता और उनके अधिकारों की बात करते हैं, तो हम उन्हें अब देखेंगे। क्लियर है आपको? संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों एवं उनमें किए गए महिलाओं हेतु प्रावधान कुछ इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 14 सबसे पहले आता है। तो राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण वंचित नहीं करेगा, चाहे वह महिला हो या पुरुष। देखिए, विभिन्न देशों में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। जितनी भी इस्लामिक कंट्री हैं वहां पर महिलाओं को वो अधिकार प्राप्त नहीं है जो एक लोकतांत्रिक राज्य में प्राप्त होते हैं, जैसे भारत में प्राप्त हैं, जैसे अमेरिका में प्राप्त हैं, जैसे फ्रांस में प्राप्त हैं, जैसे इंग्लैंड में प्राप्त हैं। तो उन अधिकारों का जो यहां पर किया गया कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण वंचित नहीं करेगा, चाहे वह महिला हो या पुरुष। यह अधिकार दिया गया अनुच्छेद 14 के द्वारा। जैसे इस्लामिक कंट्री हैं, जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, जैसे कतर हो गया, सऊदी अरेबिया होगा, तो यहाँ पे क्या होता है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है, उनकी गवाही भी नहीं मानी जाती है और वो घर से अकेले निकल भी नहीं सकती हैं। तो ये सारे कानून वहां पर बनाए गए हैं। ये क्या करता है? ये पुरुष और महिलाओं में भेदभाव पैदा करता है राज्य के द्वारा, यानी कि सरकार के द्वारा। क्लियर है आपको? तो अनुच्छेद 14 आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 15(3) की। क्लियर है आपको? तो महिलाओं और बच्चों को विशेष सुविधा प्रदान की गई। अनुच्छेद 15(3) में महिलाओं और बच्चों को विशेष सुविधा प्रदान की गई। फिर बात करेंगे अनुच्छेद 16, लोक सेवाओं में बिना भेदभाव के अवसर की समानता। क्लियर है आपको? यहां पर विशेष रूप से महिला का जिक्र नहीं है, लेकिन समानता की बात करने का अर्थ यही हुआ कि महिलाओं को अधिकार देना, क्योंकि जहां पर पुरुषों की चलती हो, वहां पर महिलाओं के समानता की बात करना कहीं ना कहीं महिलाओं के पक्ष में अधिकार देने वाली बात हो जाती है। तो अनुच्छेद 16 भी कहीं ना कहीं लोक सेवाओं में बिना भेदभाव के अवसर की समानता की बात कहकर महिलाओं के पक्ष में अपना निर्णय मजबूत करता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 19, समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यह भी क्या है? यह महिला हो या पुरुष हो, दोनों को बराबर अधिकार है कि आप समान रूप से कहीं पर भी बोल सकते हैं, नियमों का पालन करते हुए। अब बात करते हैं अनुच्छेद 23 और 24 की। इसमें नारी के क्रय विक्रय तथा बेगार प्रथा पर रोक लगी है। क्लियर है आपको? तो नारी के क्रय विक्रय तथा बेगार प्रथा पर रोक लगी है। अनुच्छेद 39 घ, ये राज्य के नीति निषेध तत्व का अनुच्छेद है 39 घ। इसमें स्त्री पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की बात कही गई है। क्लियर है आपको? स्त्री पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की बात कही गई है।
अब बात करते हैं अनुच्छेद 42 की। तो महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता, यह भी अनुच्छेद 42 में कहा गया है, यह भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता, क्लियर है आपको? अनुच्छेद 42 तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से याद रखना चाहिए, क्योंकि मुख्य सेविका वालों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अनुच्छेद 46 की बात करते हैं। तो राज्य के दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण करेगा। क्लियर है आपको? तो अनुच्छेद 46 में क्या कहा गया कि राज्य के दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण करेगा। क्लियर है आपको? ये कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से महिला का ये जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन भारत में अगर कोई शोषित कौन होता है? कमजोर होता है। जो शारीरिक रूप से कमजोर है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसी का शोषण होता है। क्लियर है आपको? आप किसी भी वर्ग में पैदा हो जाएं, आप कहीं पर भी जन्म ले लें, आपका लिंग कोई भी हो, शोषण उसी का होगा जो शारीरिक रूप से कमजोर होगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर होगा। तो राज्य इस दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं अनुच्छेद 47 की। लोक स्वास्थ्य में सुधार करना सरकार का दायित्व है। अनुच्छेद 51 का तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करे। जो मूल कर्तव्य है, जो रूस के संविधान से लिए गए हैं, उसमें बताया गया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं को त्याग करें। बहुत सी प्रथाएं देश में अभी भी ऐसी चल रही हैं जो स्त्रियों के खिलाफ हैं, तो उनका त्याग करना है, ऐसा अनुच्छेद 51 का में बताया गया है, या 51 के ए में बताया गया है। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं अनुच्छेद 243 का ना। तो पंचायती राज एवं नगरीय संस्थाओं में 73वें व 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं हेतु आरक्षण की व्यवस्था। तो ये तो मैंने कई बार आपको ये पढ़ाया है, इसे भी आप ध्यान से याद रखेंगे कि 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज एवं नगरीय संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है। क्लियर है आपको? तो अनुच्छेद 243 का या ना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 325। तो निर्वाचक नियमावली में महिला एवं पुरुष दोनों को समान रूप से सम्मिलित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। क्लियर है आपको? तो निर्वाचक नामावली में महिला एवं पुरुष को दोनों को समान रूप से सम्मिलित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। भारतीय दंड संहिता में महिलाओं के लिए कानून। अब बात करेंगे भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी में महिलाओं के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनमें कौन कौन सी धाराएं हैं, उनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। क्लियर आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से 1 से 2 प्रश्न आपको आने वाली परीक्षाओं में बिल्कुल मिल सकते हैं। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों एवं अत्याचारों के निवारण हेतु राज्य द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित किए गए हैं ताकि महिलाओं को उनके अधिकार प्राप्त हो सके तथा सामाजिक भेदभाव से उन्हें सुरक्षा मिल सके। भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रावधान के अनुसार महिलाओं पर होने वाले अत्याचार एवं निर्दयता के विरुद्ध व्यवस्था की गई है। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं दहेज हत्या से जुड़े कानूनी प्रावधानों के बारे में। आपने देखा होगा, अक्सर अखबारों में पढ़ा होगा, हालांकि ऐसे मामले अब आना कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी यह स्थिति बनी हुई है कि दहेज के नाम पर महिलाओं की हत्या होती है। दहेज हत्या को लेकर भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी में स्पष्ट प्रावधान है। इसके अंतर्गत धारा 304 बी, 302, 306 एवं 498 ए आती है। धारा 304 बी क्या कहती है, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो दहेज हत्या का अर्थ क्या है? औरत की जलने या किसी शारीरिक चोट के कारण मौत या शादी के 7 साल के अंदर किन्हीं संदेहजनक कारण से हुई मृत्यु दहेज हत्या के बारे में गिनी जाएगी। इसके संबंध में धारा 304 बी में सजा दी जाती है जो कि 7 साल कैद है। इस जुर्म के अभियुक्त को जमानत नहीं मिलती है। धारा 302 ये क्या कहती है?
आईपीसी की धारा 302 में दहेज हत्या के मामले में सजा का प्रावधान है। इसके तहत किसी औरत की दहेज हत्या में अभियुक्त का अदालत में अपराध सिद्ध होने पर उम्र कैद या फांसी हो सकती है। अब बात करेंगे धारा 306 के बारे में। अगर ससुराल वाले किसी महिला को दहेज के लिए मानसिक या भावनात्मक रूप से हिंसा का शिकार बनाते हैं, जिसके चलते वह औरत आत्मदाह कर लेती है, तो धारा 306 लागू होगी, जिसके तहत दोष साबित होने पर जुर्माना और 10 साल तक की सजा हो सकती है। यह धारा 306 कहती है। तो ये सारी धाराएं आपको पता होनी चाहिए, आप परीक्षा दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, चाहे पुरुष हो और चाहे स्त्रियां हो, ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है। जब तक आपको सही और गलत का फर्क नहीं पता होगा, आप अपने जीवन में सही निर्णय लेने से हिचकिचाएंगे या घबराएंगे। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न, अगला जो धारा है आपकी धारा 498A, इसके बारे में आप लोगों ने कई बार कमेंट करके पूछा है, मैसेज करके पूछा है। पति या रिश्तेदार के द्वारा दहेज के लालच में महिला के साथ क्रूरता और हिंसा व्यवहार करने पर आईपीसी की धारा 498A के तहत कठोर दंड का प्रावधान है। क्लियर आपको? पति या रिश्तेदार के द्वारा दहेज के लालच में महिला के साथ क्रूरता और हिंसा के व्यवहार करने पर आईपीसी की धारा 498A के तहत कठोर दंड का प्रावधान है। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। आप लोगों ने बार बार कमेंट करके कहा था कि सर सभी कानूनों को एक अलग वीडियो में समाहित करके हमें दे दीजिए, तो मैंने आपकी ये जो रिक्वेस्ट थी उसको आज मैंने पूरा किया है। इसलिए आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको गरिमा बैच से जुड़ना होगा। यौन अपराध एवं बलात्कार संबंधित कानून। यौन अपराध एवं बलात्कार संबंधित कानून। तो देश में बलात्कार के लगभग 80% मामलों में सबूतों के अभाव धीमी पुलिस जांच में अभियुक्तों को सजा नहीं मिल पाती थी, लेकिन नए कानून के अनुसार बलात्कार के मामलों में चिकित्सा सबूत अपर्याप्त होने के बाद भी महिला का बयान ही काफी समझा जाना चाहिए। क्लियर आपको? तो ये एक बार आप फिर से समझ लीजिए। देश में बलात्कार के लगभग 80% मामलों में सबूतों के अभाव में धीमी पुलिस जांच में अभियुक्तों को सजा नहीं मिल पाती थी, लेकिन नए कानून के अनुसार बलात्कार के मामलों में चिकित्सा सबूत अपर्याप्त होने के बाद भी महिला का बयान ही काफी समझा जाना चाहिए। कई मामलों में इस चीज का दुरुपयोग भी होता है कि झूठे आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन ऐसा कम होता है। अधिकतर बार क्या होता है, जो बलात्कारी होते हैं, जो अपराधी होते हैं, वो सबूतों के अभाव में बच जाते हैं। क्लियर है आपको? अधिकतर औरतें ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करने से भी डरती हैं, क्योंकि इससे उनका और उनके परिवार का सम्मान जुड़ा होता है। तो एक भावना यह भी रहती है कि समाज को क्या मुंह दिखाएंगे, समाज के सामने क्या बताएंगे, इसलिए औरतें क्या करती हैं, इन घटनाओं को रिपोर्ट नहीं करती हैं, उन्हें सहन करती रहती हैं। बलात्कार की शिकार महिला को महिला वकील देने का प्रावधान किया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ महिला ही एक महिला को सही तरह से समझ सकती है। अगर कोई पीड़ित महिला चाहे तो अपनी पसंद की वकील चुन सकती है। अब बात करेंगे धारा 375 की। यह क्या कहती है? तो आईपीसी की धारा 375 के तहत जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध संभोग करता है तो उसे बलात्कार कहते हैं। बलात्कार तब माना जाता है, कब माना जाता है, इसके बारे में कुछ पॉइंट बताए गए हैं, उनको आप देखेंगे। यदि कोई पुरुष स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना, उसकी सहमति डरा या धमका कर ली गई हो, उसकी सहमति नकली पति बनाकर ली गई हो, या जबकि वह उसका पति नहीं हो, उसकी सहमति तब ली गई हो जब वह दिमागी रूप से कमजोर या पागल हो, उसकी सहमति तब ली गई हो जब वह शराब या अन्य नशीले पदार्थ के कारण होश में नहीं हो, यदि वह 16 वर्ष से कम उम्र की है, चाहे उसकी सहमति से हो या बिना सहमति के 15 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ किया गया संभोग या अपराध बलात्कार माना जाएगा। इतनी परिस्थितियों में बलात्कार की संज्ञा ही उसको दी जाएगी और उसे धारा 375 के तहत सजा सुनाई जाएगी। अब बात करेंगे धारा 376 की।
तो भारतीय दंड संहिता या आईपीसी ने बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान किया है। यहां पर बलात्कार की परिभाषा बताई गई है धारा 375 में और सजा धारा 376 में है। क्लियर आपको? भारतीय दंड संहिता या आईपीसी ने बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान किया है, जिसके अंतर्गत बलात्कार के आरोपी को कम से कम 7 वर्ष का कारावास या फिर आजीवन के लिए यानी 10 वर्ष की अवधि का हो सकता है। क्लियर आपको? किंतु वह स्त्री जिसके साथ बलात्कार हुआ है वह अपराधी की पत्नी हो और 12 वर्ष से कम आयु की नहीं है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकती है। क्लियर आपको? अब बात करेंगे अन्य यौन अपराध से संबंधित कानूनों के बारे में। अन्य यौन अपराधों से संबंधित कानूनों के बारे में बात करते हैं धारा 354 की। एक ये धारा और है। आईपीसी में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए उस पर हमला या जबरदस्ती करता है तो उसे 2 वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। सिर्फ हमला करने पर उसे 2 वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है। क्लियर आपको? धारा 354 में छेड़खानी पर कानून धारा 509 और 294 आईपीसी के अनुसार कोई भी शब्द, इशारा या मुद्रा जिससे महिला की मर्यादा का अपमान हो, यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री की मर्यादा का अपमान की नियत से किसी शब्द का उच्चारण करता है या कोई ध्वनि निकालता है या कोई इशारा करता है या किसी वस्तु का प्रदर्शन करता है तो उसे 1 साल तक की कैद या जुर्माना या सजा दोनों हो सकती है। अब बात करेंगे महिला सशक्तिकरण और अधिनियम की। प्रमुख हमारे देश में सदियों से चली आ रही कुरीतियों एवं कुप्रथाओं से देश को मुक्त कराने हेतु बहुत से अधिनियम पारित किए गए हैं। क्लियर आपको? हमारे देश में सदियों से चली आ रही कुरीतियों और कुप्रथाओं को देश को मुक्त कराने के लिए बहुत से अधिनियम पारित किए गए हैं। इसके साथ ही महिला को सुरक्षा एवं अधिकार प्रदान करने हेतु भी अधिनियम पारित किए गए हैं। भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए पारित किए गए विभिन्न अधिनियम निम्नलिखित हैं। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956, महिलाओं से अनैतिक कार्य तथा बलपूर्वक देह व्यापार कराना। इस अधिनियम के अनुच्छेद 3, 4, 5, 6 और 10 का के अंतर्गत महिलाओं को विशेष संरक्षण दिया गया है। क्लियर आपको? अधिनियम द्वारा वैश्यागृह चलाने के लिए उत्प्रेरित करना अथवा वैश्यावृत्ति जैसे अनैतिक कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्लियर आपको? अब बात करते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के द्वारा दहेज लेने या देने या दुष्प्रेरण को दंडनीय बनाया गया है। 1986 में इस संबंध में संशोधित अधिनियम पारित किया गया। क्लियर आपको? 1986 में इसको संशोधित भी किया गया था, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को। क्लियर है आपको? प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, कामकाजी महिलाओं को प्रसूति की सुविधा देने के लिए पारित इस अधिनियम द्वारा कामकाजी महिलाओं को संस्थान के द्वारा अवकाश तथा जरूरी चिकित्सा सुविधा दिलाने की व्यवस्था की गई है। क्लियर आपको? कामकाजी जो महिलाएं हैं उन्हें प्रसूति की सुविधा देने के लिए पारित इस अधिनियम द्वारा कामकाजी महिलाओं को संस्थान के द्वारा अवकाश तथा जरूरी चिकित्सा सुविधा दिलाने की व्यवस्था की गई है। आजकल पुरुषों को भी विशेष अवकाश देने का प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। ये क्या कहता है? इस अधिनियम के द्वारा स्त्रियों को अशिष्ट रूपण वाले विज्ञापन को प्रकाशित करने एवं प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जो अमर्यादित विज्ञापन होते हैं, जो भद्दी तस्वीरें होती हैं, उनको रोकने के लिए स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 बनाया गया। इस दृष्टि से अधिनियम की धारा 3, 4, 5 आदि महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम में महिला अपराध, तलाशी, जेल संबंधी कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। अब बात करते हैं समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। कामगार महिलाओं को समाज में आर्थिक समानता के अधिकार के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 लाया गया। इस अधिनियम में पारिश्रमिक में किसी प्रकार का भेदभाव अपराध माना गया है। प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994, ये क्या कहता है? विकसित तकनीकी के दुरुपयोग को रोकने की इस अधिनियम द्वारा व्यवस्था की गई है।
गर्भावस्था में भ्रूण की पहचान नर या मादा के रूप में करना इस अधिनियम द्वारा दंडनीय माना गया है। मुख्य सेविका के लिए मुख्य रूप से यह अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994, जो तकनीकी के द्वारा भ्रूण की लिंग की जांच की जाती थी, उसको प्रतिबंधित करने के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 लाया गया। क्लियर है आपको? तो आपने अभी महिलाओं से जुड़े हुए कानूनों का टॉपिक जो था वो पूरा कंप्लीट कर लिया है, और इसको अच्छे तरीके से एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा। और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन आपको धैर्य रखना होगा, एक अच्छे आत्मविश्वास के साथ लगातार अगले 15-20 दिनों तक रिवीजन बनाए रखना होगा। इससे आपकी तैयारी को और अच्छा फ्लो मिल जाएगा और आपका सिलेक्शन का जो चांस है और ज़्यादा सुनिश्चित हो जाएगा। तो स्वयं पर कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, अपने सिलेबस से जुड़े रहिए और डेली 100 से 200, 250, 300 एमसीक्यू करिए। इससे ज़्यादा एमसीक्यू मत करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने टॉपिक को रिवाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिलेबस को ध्यान में रखिए, क्योंकि जो भी प्रश्न बनेंगे आपके, वो आपके सिलेबस से बनेंगे। मैं बार बार आपसे यही बात कह रहा हूँ, आपको हो सकता है बोर लग रहा हो, लेकिन ये बात आपको लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण क्या कहेगी योगदान करेगी। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मुख्य सेविका पीडीएफ बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आज शिक्षक दिवस पर आपके लिए एक ऑफर आया है, और ये बैच सिर्फ मात्र 154 रुपये में मिलेगा। अगले 15 से 18 दिनों में आपको ये बहुत ज़्यादा सहायता करने वाला है। अगर आपने अभी तक पीडीएफ्स नहीं प्राप्त की हैं, अच्छे से नोट्स नहीं बनाए हैं, तो अगले 15 दिनों में इन सभी पीडीएफ्स को अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। तो 154 रुपये में आपको एक पीडीएफ 1 रुपये में भी नहीं पढ़ने वाली है। इतना अच्छा कंटेंट है आपका हमारे बैच का, और अगर आप इस पीडीएफ बैच से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा ही। जितने भी लोग जिनको आर्थिक समस्याएं थी, उन सभी का रिक्वेस्ट लगातार आ रही थी, सर बैच की फ़ीस थोड़ी कम कर दीजिए, सर बैच की फ़ीस थोड़ी कम कर दीजिए। तो उन सभी की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखकर बैच की फ़ीस आज शिक्षक दिवस पर मात्र 154 रुपये की गई है। ये ऑफर आपके लिए सीमित समय के लिए है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले व्हाट्सएप नंबर पर भी आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।